नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को हम इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। हिमांशु कफल्टिया जी की पुस्तक भी हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। 29 क्लासेस अभी तक कवर कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज़ की 30वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत और अभी जो हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है, डेमोग्राफी से संबंधित सवालों को हम देख रहे थे। हमने जनसंख्या के आंकड़ों को देखा और उसके बाद हमने जो लेटेस्ट पलायन आयोग की रिपोर्ट है उसको कवर करना स्टार्ट किया। अब हम उसी पलायन आयोग के आधी रिपोर्ट तो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे, बाकी के सवालों को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फिर उत्तराखंड के जनजातीय वाले टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2018 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म लघु व्यवसायों यानी स्वरोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस उद्यम की रही? तो पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है 2018 के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों ने स्वरोजगार जो शुरू किया उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका रहा? सबसे ज़्यादा हिस्सा बहुउद्देश्य दुकानों का रहा, यानी लोगों ने अपनी दुकानें वहां पर खोली। टोटल जितना भी लोगों ने स्वरोजगार किया उसमें से लगभग 23% लोगों ने बहुउद्देश्य दुकानों को खोला। दूसरे नंबर पे जो स्वरोजगार का सबसे बड़ा साधन बना, दूसरे नंबर पे वो दुग्ध उत्पादन रहा लगभग 19% के साथ। तीसरे नंबर पे सब्जी उत्पादन रहा लगभग 17% के साथ और फिर टैक्सी सेवा नंबर 4 पे रहा लगभग 12% के साथ। तो उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के लिए लोगों की जो पहली पसंद है, जो पहला उद्योग या पहला व्यवसाय उन्होंने चुना, वो थी दुकान। ठीक है। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 2025 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में कुल कितने प्रवासियों ने रिवर्स पलायन किया था? तो देखिए, अगस्त 2025 तक उत्तराखंड के सभी जनपदों में कितने लोग बाहर से वापस आए, यानी जो पहले राज्य से बाहर चले गए थे अब अपने गांव में वापस लौटे। इसको कहते हैं रिवर्स पलायन। यानी जैसे आप पौड़ी गढ़वाल में रहते थे और कुछ कारणों की वजह से आप पौड़ी से पलायन कर गए, चाहे आप दूसरे जिलों में चले जाएं, दूसरे राज्य में चले जाएं या दूसरे देश में चले जाएं, लेकिन अब आपने क्या किया, जहां भी आप गए थे वहां से वापस अपने गांव वापस लौट आए। तो ये जो वापस आए हैं इसको कहेंगे रिवर्स पलायन। तो अगस्त 2025 तक उत्तराखंड में कितने लोगों ने रिवर्स पलायन किया है? ये आंकड़ा है 6282। इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा सहित आपसे पूछा जा सकता है। टोटल कितने लोग वापस अपने ग्रामीण इलाकों में आए? 6282 लोग। ठीक है। अगस्त 2025 तक उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे कुल 6282 रिवर्स प्रवासियों का उनके पूर्व गंतव्य यानी जहां से वो लौटे हैं के आधार पर सही संख्यात्मक विभाजन क्या है? अब 6282 तो आए हैं, तो कितने लोग कहां से आए हैं? ये नंबर भी पूछा जा सकता है कि ये जो लोग आए इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा किस इलाके का रहा, यानी कहां से लोग आए। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा लोग देश के अन्य राज्यों से आए। लगभग 4769 लोग दूसरे राज्यों से आए। राज्य के अन्य जिलों से 1100 लोग वापस आए अपने अपने गांवों में और नजदीकी कस्बों से 217 लोग और विदेशों से 169 लोग उत्तराखंड में अपने गांव में वापस आए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। जो 6282 लोग हैं इसमें सबसे ज्यादा लोग कहां से आए? सीधा सवाल देगा और ऑप्शन दे देगा देश के अन्य राज्यों से, राज्य के अन्य जिलों से, राज्य जनपद के ही दूसरे कस्बों से या देश के बाहर से। तो दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा लोग वापस आए। ठीक है। अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक रिवर्स पलायन तथा न्यूनतम रिवर्स पलायन दर्ज करने वाले जिले कौन से हैं? तो ये 6282 आए तो हैं, सबसे ज्यादा कहां वापस आए हैं? सबसे ज्यादा है आंकड़ा जो है वो 1213 है और जो सबसे कम है वो है मात्र 38। सबसे ज्यादा यानी 1213 लोग जो आए हैं वापस, ये पौड़ी गढ़वाल में आए हैं और सबसे कम जो वापस लौटे हैं ये उधम सिंह नगर में लौटे हैं।
तो सबसे ज़्यादा रिवर्स पलायन हुआ है पौड़ी के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा लोग पौड़ी के वापस आए हैं 1213, और सबसे कम हुआ है उधम सिंह नगर में मात्र 38। ठीक है, रिवर्स पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शीर्ष 4 जिलों का सही घटता क्रम कौन सा है? तो रिवर्स पलायन में नंबर 1 पर तो कौन है? नंबर 1 पर है पौड़ी। तो जहां पौड़ी नंबर 1 नहीं है वो आपका एलिमिनेट हो गया। पौड़ी के बाद सबसे ज्यादा लोग कहां वापस आए? पौड़ी के बाद सबसे ज्यादा लोग आए हैं अल्मोड़ा। तो पौड़ी के बाद अल्मोड़ा यहां पर है, यही आपका आंसर है। अल्मोड़ा के बाद टिहरी, टिहरी के बाद चमोली। तो सबसे ज्यादा लोग कहां वापस आए हैं? पहला पौड़ी, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा टिहरी, चौथा चमोली। ठीक है, ये जो पूरे 6282 लोग आए उनमें से लगभग 19% लोग पौड़ी में गए, लगभग 16% अल्मोड़ा में, 13% टिहरी और 12% चमोली। संख्या में हमने बात करी, पौड़ी में 1213 है, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827। ठीक है, देश के बाहर से अपने गांव वापस लौटने वाले कुल 169 रिवर्स प्रवासियों में सर्वाधिक किस जिले में लौटे? तो देखिए, सिर्फ राज्य से नहीं, सिर्फ दूसरे राज्यों से नहीं या जनपदों से नहीं, विदेश से भी लोग अपने गांव में वापस लौटे, और इनकी संख्या थी टोटल 169, जिसमें से 66 लोग सबसे ज्यादा कहां वापस लौटे? टिहरी गढ़वाल में। तो विदेशों से प्रवासी भारतीय जो वापस आए हैं उत्तराखंड के, वे सबसे ज्यादा कहां आए? टिहरी गढ़वाल में। नंबर 2 पर फिर उत्तरकाशी आता है, फिर हरिद्वार और फिर रुद्रप्रयाग। ठीक है, रिवर्स पलायन कर गांव लौटे व्यक्तियों के द्वारा स्वरोजगार के रूप में सबसे अधिक किस क्षेत्र ये व्यवसाय को अपनाया गया? तो ऊपर जो हमने देखा था स्वरोजगार, वो था कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो किस व्यवसाय को पसंद कर रहे हैं या किसको ज्यादा अपना रहे हैं। तो वहां पर थी दुकान। यहां पर यह है कि जो लोग बाहर से वापस लौटे हैं तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो अपना स्वरोजगार उन्होंने शुरू किया या कोई व्यवसाय किया, तो किसको वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? यहां पे सबसे ज्यादा उन्होंने किस व्यवसाय को अपनाया? इन्होंने कृषि और बागवानी को अपनाया, जो बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, लगभग 38% लोगों ने, जो ये बाहर से आए थे उनमें से 38% लोगों ने कृषि और बागवानी को अपनाया। इसके बाद जो दूसरे नंबर का व्यवसाय इन्होंने चुना वो है पर्यटन। पर्यटन को चुनने वाले लोग थे मात्र 22%, और फिर आते हैं पशुपालन 18% के साथ। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब एसटी जनसंख्या को लेकर आपने बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, राज्य की कुल एसटी आबादी का 90% से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। पहला आपका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में एसटी जनजाति जो है इनकी आबादी लगभग 2,91,000 के करीब है। इनमें से लगभग 2,66,000 के करीब यानी 90% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और मात्र 10% ही नगरों में निवास करती है। तो सही है पहला। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या में उत्तराखंड का हिस्सा मात्र 0.25% है। उत्तराखंड में जो जनजाति की जनसंख्या है, जैसे मैंने कहा 2,91,000 के करीब है। पूरे देश का उत्तराखंड में कितनी जनजाति निवास करती है अगर हम परसेंटेज में बात करें तो मात्र 0.25%। दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले डेटा को भी याद करना है, क्वेश्चन बनता है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में उत्तराखंड की एसटी जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? वही क्वेश्चन जो मैंने आपको भी ऊपर कहा कि ये बन सकता है। तो पूरे देश की एसटी जनजाति में उत्तराखंड की एसटी जनसंख्या कितना परसेंट है? 0.25%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 5 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के सही घटते क्रम का चयन करें। तो उत्तराखंड में 5 जनजातीय समुदाय हैं प्रमुख तौर पे, जिसमें आपके थारू जनजाति है, इसके अलावा जौनसारी है, इसके अलावा भोटिया है, इसके अलावा बोक्सा और राजी। इनमें सबसे बड़ा समुदाय जो है वो थारू है और सबसे छोटा समुदाय जो है वो राजी है। तो आखिर में राजी जहां पर होगा वो आंसर हो सकता है, शुरुआत में जहां पे थारू होगा वो आंसर हो सकता है। तो 2 विकल्प आपके एलिमिनेट हो गए। अब 2 आपके पास बचे ए और सी। थारू के बाद हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो जौनसारी है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्रम लगाने को आता है तो थारू सबसे आगे हैं, फिर जौनसारी, फिर भोटिया, फिर बोक्सा और राजी।
जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से ये कुमाऊं में निवास करती है, तो उत्तराखंड के साथ साथ ये कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर नाम लेके पूछेगा गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, तब आपने जौनसारी को टिक करना है, अगर गढ़वाल का पूछेगा। अगर कुमाऊं का पूछे या उत्तराखंड का पूछे तो आप थारू को ही टिक करेंगे, ठीक है। और अगर पूछेगा महा हिमालय का या महान हिमालय की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति, तो आप भोटिया को टिक करेंगे, ठीक है। जौनसार भावर क्षेत्र और जौनसारी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, जौनसार भावर के बारे में, जौनसारी जनजाति के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, यह समुदाय मुख्य रूप से देहरादून जिले के चक्राता और कालसी विकास खंडों में निवास करता है। ये वाला आपका पहला सही है। जौनसारी जनजाति जो है मुख्य रूप से देहरादून के जो चक्राता वाला इलाका है, कालसी वाला इलाका है और टिहरी का जो रवाई जौनपुर वाला इलाका है, वहाँ पे निवास करता है। जौनसार भावर का विस्तार उत्तरकाशी की रवाई घाटी से टिहरी के जौनपुर ब्लॉक तक मिलता है। तो जौनपुर में, रवाई क्षेत्र में, यहाँ पर भी जौनसारी जनजाति निवास करती है। जौनसारी समुदाय को किसी विशिष्ट जाति के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पे एसटी का दर्जा मिला। यानी देखिए, जौनसारी जो है यहाँ पे ये कोई एक जनजाति नहीं है, कई सारी जनजातियों का समूह है और इनको किसी विशिष्ट जाति के आधार पे जनजाति का दर्जा नहीं मिला। इनको अपनी एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पे एसटी का दर्जा मिला। तो ये वाला भी सही है। जौनसारी समाज पूर्णतः मात्र सत्तात्मक समाज है, जहां केवल एक पत्नी प्रथा का नियम है, गलत है। जौनसारी समाज पितृसत्तात्मक समाज है और यहाँ पर वर्तमान में तो एक पत्नी का प्रथा चलती है, पहले बहुपत्नी प्रथा यहाँ पे चलती थी या बहुपति प्रथा भी चलती थी। क्वेश्चन आता है बहुपति प्रथा कहाँ चलती है, तो वो चलती है जौनसारी समाज, पहले चलती थी, अब लगभग ना के बराबर है, ठीक है। पांडवों को देवता के रूप में जौनसारी जनजाति के द्वारा पूजा जाता है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। एक और चीज, जैसा आप जानते हैं, इस पुस्तक के साथ साथ हम धामी जी की पुस्तक को भी कवर कर रहे हैं, वहां पर भी हमारा जनजातीय वाला टॉपिक वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर हिमांशु कफलिया जी की पुस्तक में हम जनजातियों को अभी केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो केवल इस पुस्तक में दिया गया है इनके बारे में, उनको यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी हम जनजातियों को डिटेल में धामी जी पुस्तक जो हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पे कंटिन्यू करते रहेंगे। वहाँ पे हमने भोटिया जनजाति को डिटेल में देखा है, थारू जनजाति का टॉपिक हमारा चल रहा है। यहाँ पर जनजातियों से रिलेटेड आपको केवल जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होंगे जो केवल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ताकि रिपीट आपका ज़्यादा ना हो और अच्छे से नए तथ्य भी आपको मिल जाए। तो इसको आपने याद करना है, ऑप्शन डी आपका गलत है, ठीक है। अगला, उत्तरकाशी जनपद की नेलांग और जादुंग घाटी में निवास करने वाले बौद्ध धर्म अवलंबी भोटिया समुदाय को क्या कहते हैं? तो उत्तरकाशी के नेलांग क्षेत्र में जादुंग घाटी में निवास करने वाली जो बौद्ध धर्म को मानने वाली भोटिया समुदाय है, इनको कहा जाता है जाड़। सी सही आंसर होगा। भोटिया जनजाति के अलग अलग समुदाय हैं, उपजातियां हैं। जैसे पिथौरागढ़ में रहने वाली भोटिया जनजाति को मुख्य तौर पे शौका जनजाति कहते हैं, चमोली में मारचा तोलचा कहते हैं और उत्तरकाशी में जो यहाँ पर जादुंग गांव में या नेलांग घाटी में निवास करते हैं, इनको जाड़ भोटिया कहते हैं, ठीक है। भोटिया समुदाय के उप समूह और उनके प्रमुख निवास घाटी या क्षेत्रों का सही युग्म बताइए। तो धारचूला में जो भोटिया जनजाति की उपजाति निवास करती है उनको रंग कहा जाता है। तो रंग भी भोटिया जनजाति का ही एक समुदाय माना गया है जो धारचूला में निवास करते हैं, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में ही भोटिया जनजाति की एक और जनजाति उपजाति निवास करती है, मुंशियारी में, इनको कहा जाता है शौका, ये भी सही है। चमोली में इन्हें मारछा और तोलछा कहते हैं, ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो सभी के सभी आपके सही होंगे। अगला है, अब यहाँ पे मिलान करना है। ऊपर आपने सही गलत बताना था, अब यहाँ पे मिलान करना है। जाड़ भोटिया कहाँ निवास करते हैं? जाड़ भोटिया नेलांग और जादुंग घाटी में, पहले का 3। शौका ये निवास करते हैं, देखिए पिथौरागढ़ 2 बार दिया है, तो शौका जनजाति आपको पता है मुंशियारी में ज़्यादा निवास करती है, दूसरे का 1। रंग जो है ये धारचूला में निवास करते हैं यानी 4 और मारचा तोलचा चमोली में यानी 2। 3 1 4 2 हमारा सही आंसर है, जो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा, ठीक है। बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आदिम जनजाति या मूल जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया?
उत्तराखंड की 2 जनजातियों को भारत सरकार ने आदिम जनजाति का दर्जा दिया है, जिसमें से एक है बोक्सा, जिसे 1981 में यह दर्जा मिला था। दूसरी जनजाति कौन सी है और इन्हें किस वर्ष यह दर्जा मिला, कमेंट बॉक्स में आपने बताना। इन्हीं 5 में से एक है, ठीक है। उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बोक्सा समुदाय मुख्य रूप से राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करता है और स्वयं को राजपूतों का वंशज मानता है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इस समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं विशिष्ट हिंदू समाज की विशेषताओं को दर्शाती हैं, ये भी सही है। इन्हें संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के साथ साथ 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा भी दिया गया, ये भी आपका सही। उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा 1967 में मिला था। उसमें से बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा 1981 में मिला। पूछा है कौन सा सही है, तीनों सही होंगे। उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति का विस्तार मुख्य रूप से किन 4 जनपदों में पाया जाता है? तो बोक्सा जनजाति मुख्य रूप से तराई के इलाकों में निवास करती है। तो तराई का जो इलाका है, जिन जिन जनपदों में फैला है, वहां पर इनका ज़्यादा विस्तार है, जैसे उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और कुछ इलाका देहरादून, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था देहरादून को लेकर कि देहरादून में निवास करने वाली बोक्सा जनजाति को क्या कहते हैं, तो इन्हें मेहर बोक्सा कहते हैं, ठीक है। थारू जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में सही कथन बताएं। पहला, थारू समाज पारंपरिक रूप से मात्र सत्तात्मक है। पहला बिल्कुल सही है। थारू जनजाति जो है या थारू समाज जो है, इसे मात्र सत्तात्मक माना जाता है। महिलाओं को यहाँ पे पुरुषों की तुलना में उच्च स्थान प्राप्त है। इनका मुख्य त्योहार होली है, जिसे ये 1 महीने और 8 दिन तक मनाते हैं। तो थारू जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वो क्या है? होली। और होली को ये लगभग 1 महीने और 8 दिन तक मनाते हैं, यानी लगभग 38 से 39 दिनों तक ये इनका त्यौहार चलता है। ऑप्शन बी वाला भी सही है और ए भी सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों आपके सही होंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। थारू जनजाति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में फिर से आपने सही कथन यहाँ पे चुनना है। पहला, थारू समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है, जहां बड़ा परिवार एक ही छत के नीचे निवास करता है। तो देखिए, थारू जनजाति में आपको संयुक्त परिवार की प्रथा यहां पर देखने को मिलेगी। और दूसरा, थारू समाज की एक प्रमुख विशेषता इसका मात्र सत्तात्मक समाज है, ये भी सही है। और तीसरा, थारू समुदाय का मुख्य त्यौहार दीपावली है, जिसे 1 महीने 8 दिनों तक मनाते हैं। ये वाला गलत है, क्योंकि इनका मुख्य त्यौहार क्या है? होली, ना कि दीपावली। पहला और दूसरा यानी ऑप्शन सी आपका सही है। उत्तराखंड की राजी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब राजी जनजाति को लेकर यहाँ पर कुछ कथन है, देखिए। राजी समुदाय को वन रावत, वन राजी, वन रौत या वनों के राजा के नाम से जाना जाता है। पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। वनों में ये निवास करते हैं, वन रौत या वनों के राजा कहे जाते हैं। राजी जनजाति जो है ये काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन आया था कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है? राजी, ठीक है। भाषाई दृष्टि से इस जनजाति को राज किरातों का वंशज माना गया है, यानी किरातों के वंशज माने जाते हैं, ये भी सही है। भारत के अलावा इस समुदाय की आबादी दक्षिणी नेपाल में भी पाई जाती है, ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। राजी जनजाति, राजी जनजाति के आवासों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था पेपर में, रौत्यूड़ा कहते हैं, इसको भी याद करना। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों के तीनों आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और चीज़, जैसे मैंने कहा ये जंगलों में निवास करते हैं, तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जनजाति झूम खेती ज़्यादा करती है? तो राजी ही ज़्यादा झूम खेती पर निर्भर है, ठीक है। हालांकि अब कई सारी जो समुदाय हैं राजी जनजाति में, वे परमानेंट जो सेटलमेंट है यानी स्थायी निवास करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पर इनको कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।